अच्छा, शुएब साहब से पूछते हैं। शुएब साहब, बज़ाहिर दोनों जज अच्छी शोहरत के मालिक हैं। मुझे दोनों के लिए, मैंने जो कुछ केसेस उनके माजी के रिपोर्ट होते देखे, मुझे दोनों में मसाइल नज़र नहीं आए। ना मंसूर अली शाह के अंदर नज़र आए, ना याह्या अफरीदी के नज़र आए। तो आपके ख्याल में ठीक है, बैलेंस डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं, गलत डिसीजन है। देखें, पहली बात तो यह है कि विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस याह्या अफरीदी, वो बहुत फाइन जज हैं, और दूसरा वो इंडिपेंडेंट जज हैं, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है हमारा। वो तीसरे नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे कोई एतराज़ लगाएं सिवाय एक बात के कि उसने 12 जुलाई की जजमेंट दे दी, फुल कोर्ट जो 13 रुकनी बेंच वाली, जिसमें 8 रुकनी बेंच का एक मेजॉरिटी व्यू है, आप उससे एग्रीव्ड होके आप कहते हैं चूँकि हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमने इसको सज़ा देनी है। ये बेईमानी और बदनीयती के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में वो 12 जुलाई का फैसला जो था वो बुनियाद बना? दैट इज़ दी ओनली कंसिडरेशन। मुझे बता देना उसके अलावा क्या है। मेरे तो ख्याल में कोई इशू नहीं है, दोनों जज बड़े बैलेंस्ड हैं, मुतवाज़न हैं। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, विद रिस्पेक्ट टू याह्या अफरीदी एंड ऑल अदर जजेस, इंटेलेक्चुअली पिछले 20 साल से या 10 साल से या 12 साल से जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं इनके लेवल का इंटेलेक्चुअली मोस्ट कॉम्पिटेंट जज इनके लेवल का एक भी नहीं है। याह्या अफरीदी के मामले में भी ये कहा जाता है सब अच्छे जज हैं। याह्या अफरीदी की मैंने जो जजमेंट्स देखी हैं, मुशर्रफ वाले मामले में पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की थोड़े जज खड़े हो पाते हैं, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। आप रिफॉर्मरिस्ट के तौर पर देखें, अगर आप एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर देखें, बेहतरीन राइटर के तौर पर देखें, तो जो वैरायटी या जो कॉम्पिटेंस लेवल मंसूर अली शाह साहब का है वो किसी का नहीं है। अच्छा, आपने नहीं बनाना ना उनको, कोई रीजनिंग तो देंगे ना, नॉट ए सिंगल रीजन। आप उठा करके सिर्फ एक ग्राउंड पे कि जनाब 12 जुलाई की चूंकि हमारे खिलाफ जजमेंट दे दी है, ग्राउंड तो वो भी नहीं है ना, वो तो आप कह रहे हैं ना कि वो ग्राउंड। मेरी बात करने दे। देखें, प्रिंसिपल लिटिगेंट कौन होता है यहाँ हमारे तमाम केसेस में? प्रिंसिपल लिटिगेंट आर्टिकल 199 हो या 184 हो, वो होती है फेडरेशन या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फेडरेशन या प्रोविंस जो है वो अपनी मर्जी का बेंच भी बनाएगा, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लगाएगा, अपनी मर्जी के जज भी भर्ती करेगा। एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उसमें से तीसरे नंबर वाले तो अब चीफ जस्टिस बन गए याह्या अफरीदी। तो जुडिशल कमीशन जब भी बैठेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तकर्रुर के लिए, तो उसमें याह्या अफरीदी साहब बैठे होंगे। अदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो उसमें बैठे होंगे, उसमें एक होंगे मंसूर अली शाह और दूसरे होंगे जस्टिस मुनीब। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो सकता है जस्टिस मंसूर हेड कर रहे हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तरीकाकार के अंदर मुझे है मेरा ख्याल है पार्लिमानी कमेटी को बेंच तयन नहीं करना चाहिए, सियासी लोगों का रोल नहीं होना चाहिए। अगर अदलिया में मुदाखलत है, लेकिन अभी भी हो सकता है मंसूर अली शाह उस बेंच को हेड कर रहे हो। ही इज द सीनियर मोस्ट वन, whosoever may be. The question is the Chief Justice of Pakistan. With respect, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पहले तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले 10 साल से एक बंदा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर बैठा हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कवर दिया हुआ है कि ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। आपने उससे वो हक छीना। अच्छा, फिर आपने 3 बंदों को लेकर आ गए। उन 3 बंदों में आखिर वन ऑफ द रीज़न ये तो बता दें कि क्या वो वजह है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस है, कहाँ कदगन है कि चीफ जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा? दोनों बंदे हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें, ये तो गलत बात है जो ये कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तय करेगा। जुडिशल कमीशन इस नतीजे पर पहुँचता है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो 2 कैप भी उसके हो सकते हैं, उसमें पाबंदी तो कोई नहीं है। जुडिशल कमीशन में जो सियासी लोगों की मौजूदगी है, ये चैलेंज नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसमें सियासी लोग बैठ के बेंच की कंपोजिशन के ऊपर फैसला कर रहे हो। ये देखें, ये आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला है। क्या आप लोग चैलेंज करेंगे? बेसिक पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? देखें, वकला तहरीकें भी करेंगी। हमने हमारी नेशनल एक्शन प्लान बन गया है, बतौर वकील अभी मैं बात कर रहा हूँ। पीटीआई भी चैलेंज करेगी, लेकिन पीटीआई की भी अभी हम हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस में है, उसको भी हम भी चैलेंज करेंगे। मगर वकला तहरीक जो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स हैं, कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, इबाहम इतना पैदा हो गया, 3 दिन से केस ही कोई नहीं चल रहा। जो केस भी आता है आर्टिकल 199, 184 से रिलेट करता है या 199 से रिलेट करता है, नीचे से अपीलें आई हुई हैं, वो कहते हैं इसमें तो आपने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्रॉपर्टी का केस है, आप कहते हो कि नहीं जी ये फंडामेंटल राइट है, रिटेन द प्रॉपर्टी। आप कहते हो ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, ये आर्टिकल आपने 25 लिख दिया है। आप कहते हो आर्टिकल 4 लिख दिया है। ये तो हर केस जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अभी बना ही नहीं है। पहले अच्छा, हाई कोर्ट वाले जजेस ने भी वो केसेस रोक लिए। जो आईनी अदालतों का, आईनी बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन का तस्वुर है, उसके अंदर आपकी उस जुडिशल कमीशन का रोल है, उसके अंदर आपके पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। ये एक अदलिया की काम के अंदर मुदाखलत है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्योंकि आपकी सरकार जाएगी अदालत के अंदर और सरकार ही बैठ के बेंच की तश्कील के अंदर वोट डाल रही होगी।
तो ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। यानी क्या इस पे हम ये कह रहे हैं इस बात से कि कुछ जज पीटीआई के हैं और कुछ नून के हैं? अगर तो ये बात ठीक है तो फिर इतराज़ वैलिड है, लेकिन मैं इसमें बात इतराज़ हर सूरत में नहीं, मैं फिर आता हूँ। आप गवर्नमेंट है ना सर? जी जी, मैं आप वोट करेंगे कि ये बेंच बनाते हैं जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब हेड कर रहे हैं, तो और फिर आप ही केस लेके जाने वाले हैं, आप अपना जज खुद चुनेंगे। जब हम टाइम टू टाइम जब हम पहले एग्जेक्टिव लगाती थी जजों को तो फिर केस तो लेके जाती थी ना। अब मैं फिर बाद में आता हूँ। पहली बात तो ये है, उसके बाद ये अगर आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर जी हुकूमत की मुदाखलत नहीं होती, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर यही तो है। जी मैं अभी अर्ज करता हूँ, ट्राइकॉटमी कोर्टों ने ख़त्म की हुई है। मैंने 10 मज़मून लिखे, मैं आपको अर्ज करता हूँ। पहली बात ये है कि कह रहे हैं जी 12 जुलाई की जजमेंट, उसमें तो अफरीदी ने उनके साथ वोट दिया हुआ है हमारे खिलाफ। वो बातें करें जो लॉजिक में हों। पिछले 6 माह से साल में जो भी फैसले आ रहे हैं सारे फैसले हुकूमत के खिलाफ अफरीदी साहब उसमें शामिल हैं जजों में। ये फैक्टर नहीं सर, है। अफरीदी साहब की मुखालफत में यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं, उन्होंने दिया ना, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ इशू ये है, मैं उसमें वो फर्ज है ना, उन्होंने कहा है ना कि वो शायद 12 जुलाई वाला फैसला, वो जजमेंट उसमें वो भी शामिल थे हमारे खिलाफ, तो ये वजह नहीं है। नंबर 2, रीज़न जो है ना, जो जब जी खुद लगाते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं जज, कभी उन्होंने रीजनिंग दी है नहीं? जैसे इन कैमरा होती है, पूरी दुनिया में यही होती है। तीसरी बात, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये कहीं दुनिया में होता है कि आप 5वें नंबर से लेके चाचे मामे दामाद को अगले 50 साल के लिए चीफ जस्टिस की लाइन आपने फिक्स की थी कि नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में? जजेस की तैनाती में तब्दीली बेहतर नहीं, मैं वो आता हूँ, मैं सुन लेना, ये मेरा बेंच के सवाल का वो मैं उसमें भी आता हूँ। ये उसका जवाब देना जरूरी है जो वो कह रहे हैं ना, एक तरफा तो मैं नहीं दे सकता। ये आपने 25 साल के लिए निज़ाम सेट किया हुआ था साकिब निसार साहब ने और फलां ने, ये ठीक था। उसको लाने के लिए 5 में 6 नंबर से ला रहे थे। क्या मैं नाम नहीं जजों का कभी नहीं लेना चाहिए, अच्छाई में लेना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे नहीं है जो 5वें नंबर से थे, हाई कोर्ट से जो उठाए गए। क्यों उठाए गए थे? देखो, हमें सोच समझ की बातें कर। आखिरी बात, ये इश्यूज जो हैं एक कोशिश की गई है और ये इंसानी कोशिश है। मेरे नज़दीक भी ये आइडियल नहीं है। शायद हमारे ड्राफ्ट बहुत बेहतर थे, हमने वाटर डाउन किए JUI के लिए और PTI के लिए, ठीक है ना जी। इसमें मज़ीद इस्लाह की गुंजाइश है। बाकी रह गया बेंचों का मसला। बेंचों में अगर मैं फिर ये कहूँगा, एक ही फिक्र, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि दोनों साइड पर आर्गूमेंट मौजूद है। जब पूरी की पूरी कोर्ट को भी एग्जेक्टिव लगाने का इख्तियार रखती है दुनिया के 50-100 ममालिक में, इंक्लूडिंग हायर सोफिस्टिकेटेड में, तो बेंच में अगर मिलकर बनाते तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, नो जस्टिफिकेशन। अली मूसा गिलानी साहब, यही एक मुतनाज़ा इशू है जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एक तो अभी कन्फ्यूजन आएंगी 199 की पिटीशन वाली, लेकिन उससे पहले आप हुकूमत में रहते हुए एक बेंच का तयन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनेगा। सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे होंगे उसमें? आप कंपोजिशन बताएं जुडिशल कमीशन की। क्या जुडिशल कमीशन के अंदर, देखिए मैं इस कंपोजिशन को भी आप छोड़ दें एक सेकेंड। बेंच आप डोमिनेट कर रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जिसने आप ही का केस सुनना है। आप अपनी मर्जी के जज नहीं चुन सकते। बेंच जो है, बेंच उसके अंदर जब 3 जुडिशल सीनियर मोस्ट जजेस भी शामिल हो जाएंगे, जुडिशल 12 में से 3 वो होंगे ना, तो उसमें फिर कंपोजिशन चेंज हो जाती है ना उससे। नहीं, कंपोजिशन डोमिनेट हुकूमत करती है ना, उसकी स्ट्रक्चरिंग ऐसी है कि उसमें गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। चले इस पे आ जाते हैं कि ठीक है, हुकूमत का किरदार होगा, गवर्नमेंट एलायंस का किरदार होगा। उसमें सिर्फ हुकूमत तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में शामिल नहीं है, हमारा तो मिनिस्टर नहीं है। पीपल्स पार्टी की नून लीग की हुकूमत है ना, नून लीग की हुकूमत है, तो नून लीग की कंपटीशन में अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं है और JUI साथ ना हो तो ये हुकूमत कर सकती है? आप डोमिनेट करेंगे ना दोनों। अगर पीपल्स पार्टी निकल भी जाती है उसमें से फिर भी नून लीग डोमिनेट करेगी? नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है? मौलाना फजलुर रहमान 1 वोट खींच ले, 2 वोट पीपल्स पार्टी के निकल जाए। आप दोनों हुकूमत में हैं, आप दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। पीपल्स पार्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हमारे पास ना कोई वजारत है, वजारतें नहीं ली, बाकी आप एंजॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं? चीज नहीं एंजॉय कर रहे हैं? हमारे कितनी स्टैंडिंग कमेटी है जिसके आप हेड कर रहे हैं? नून लीग से ज्यादा आप हेड कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी बिल्कुल बैलेंस के ऊपर है। जितनी PTI के पास उसकी प्रोपोर्शनलिटी है उसी तरह है, बिल्कुल किसी के पास नहीं। उनके मेंबर अभी तक चेयरमैन नहीं है, कमेटियां खाली पड़ी हैं। मैं मेंबर हूं पर अभी तक इलेक्शन नहीं होगा चेयरमैन। जुडिशियल कमीशन का क्या ये तसव्वुर जस्टिफाइबल होगा या अदालतों में जाके? ये बेसिकली जुडिशियल कमीशन, देखिए मैं एक क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तसव्वुर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात ये करना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये थी कि मैं एज पीपल्स पार्टी तो इस बेंच के खिलाफ था, ये होने ही नहीं चाहिए था। बेंच नहीं बनना चाहिए था, हम भी खिलाफ थे। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनना चाहिए था। इस मुल्क में पहला जज किसने लगाया था? वहीं से बात शुरू हुई ना। इफ्तिखार चौधरी साहब
किसने अपॉइंट किए थे? उसके वही हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मार्वल बन गया, और उसके बाद हर चीज वही हमारा आइडियल बन गया, खुदा बन गया उस वक्त, और हमने कहा कि इसके बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। खुदा तो उसको नून लीग ने बनाया उसके था। बाद क्या उससे हुआ? पीपल्स पार्टी को रगड़ा बहुत मिला था, उसके बाद नून लीग मजा कर रही थी उसके बाद क्या हुआ? आप चलते चले, एक चीज इनकी फिक्स होगी कि जी हाई कोर्ट से इस नंबर वाला जज जब आएगा, ऑफर्स होती हैं, मेरे वकील हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको कहा गया कि तुम वकील बनो, जज बनो, तुम इतने सालों बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगे, हम तुम्हें इस तरह पूरा इस तरह जजेस अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मेरे वकील ने मुझे कहा, मुझे तो पता भी नहीं था। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, साकिब निसार साहब, उनको यहाँ लॉ सेक्रेटरी आप लोगों ने लगाया? जी, हमने लगाया। फिर लॉ सेक्रेटरी से जज भी आप लोगों ने बनाया? जी। तो फिर अगर आपको रगड़ा मिला है साकिब निसार से, तो फिर आप डिजर्व करते हैं ना। देखिए, तो अच्छी बात है, जज लगाने का और चीज है, उसके बाद उसको इंसान साकिब निसार साहब में अपनी बात को डिफाई कर रहे हैं ना कि हुकूमत जिसको लगाती है फिर उससे रगड़ा भी खाती है, हम लगाएंगे तो रगड़ा भी खा लेंगे, वो ठीक हो गया, बात खत्म होगी बात। ये सिस्टम के साथ चौथे खेलने के नंबर मतलब पे है। इन्होंने सजाद अली शाह को लगाया था, याद है? सजाद अली शाह वाली तो अदालत के साथ बाद में जो वो हुआ था, फिर जो तो इनके साथ उन्होंने रगड़ा लगाया, इनको भी लगाया, फिर पीपल्स पार्टी इसका मतलब है लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निजाम जो बेहतर है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। हमने इस 76 साल लगा के अपने मुल्क के हालात के मुताबिक हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करने के लिए इन्होंने 18th अमेंडमेंट में 2010 में प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को, एक मिनट मैं बात खत्म कर लूँ मेरा, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो सीनियर मोस्ट होगा विद नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ताकि लोग लाइनों में न लगे रहें। और बल्कि ये एक बात याद है, कहते हैं कि सजाद अली शाह ने जाकर के जरदारी साहब के घुटनों पे हाथ लगाया था कि जनाब मुझे चीफ जस्टिस बना दो, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। वो अब याद नहीं है, इसलिए बात कहना मुनासिब ये नहीं। एक बात ऑनरेबल जज थे, चले, जैसे मेरी बात जैसे सही नहीं honorable, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये मुझे मुनीर मलिक साहब ने एक प्रोग्राम मलिक बताया। साहब। मुनीर मलिक साहब हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बार है, हमारे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, आज ये जो तकसीम पैदा कर रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम इंसाफ पे ये हमलावर हो रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, ये हाई कोर्ट्स में भी यही हो रहे हैं, इसका नुकसान पूरे मुल्क को, पूरी आवाम को, पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। आप यानी बेंच भी अपनी मर्जी का बनाए और टाइम टू टाइम बेंचेस तब्दील करेंगे। फर्ज करो आपका बेंच केस सुन रहा है, इनको नजर आ रहा है कि नहीं ऑब्जर्वेशन के खिलाफ आ रही है, या बेंच रिजर्व हो गया केस फैसला देने के लिए, आपने उसी वक्त बेंच तोड़ दिया, आपने अगले दिन नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम बेंचेस तब्दील होंगे। अच्छा, अगर आपने करना था, बेंच बनाना था, बड़ी अच्छी बात थी। आप सीनियर मोस्ट, जैसे इंडिया में है, सीनियर मोस्ट 5 जो जजेस हैं, दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशन केसेस वो सुनते हैं। अच्छा, आप 7 कर लें, आप 9 कर लें। अच्छा, फिर इसके अंदर जो एक और इबाम है, आपने मिनिमम 5 रखने हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपकी अपील प्रोवाइडेड है, वो अपील के लिए आपको 7 जजेस कम से कम रखने पड़ेंगे। यानी 5 और 7 अगर 12 जजेस आपने सिर्फ आईनी बेंच बना दिए, मुझे बता दें कि फिर कहां लेके जाएंगे? जजेस की तादाद के ऊपर मैं ब्रेक ले लूं, ये साथ इसको करना पड़ेगा मैंडीज के साथ, ये कोई तरीका लेकिन पहला इशू जो तनाजा खड़ा हो जाना है वही है कि 5 सीनियर मोस्ट क्यों नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए।